हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस सेकंड वीडियो में। आज का वीडियो जो है क्षार के बारे में पढ़ना है। पाठ का नाम अम्ल, क्षार एवं लवण है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। क्या बताया था? अम्ल के बारे में पूरा कंप्लीट से विस्तार से पढ़ा दिया था। अगर आप लोग नए आए हो तो हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर को देख सकते हैं। तो क्षार क्या होता है? क्षार ऐसे लिखना, वह पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं। कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्षार का डिफिनीशन आप लोगों को पता चला। कैसे लिखना है कि ये स्वाद में क्या होते हैं? कसैले। मतलब अगर हम लोग क्षार को चखते हैं तो इसका स्वाद कड़वा होता है। कसैले शब्द का मतलब होता है कड़वा। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। जैसे जो हींग होती है उसमें जो तेल मिलाया जाता है वो तेल क्षार ही होता है। जो साबुन होता है, साबुन में जो आयली चीजें होती है वो क्या होता है? क्षार। तो जो साबुन है, साबुन को अगर हम लोग चखते तो हल्का उसका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। तो क्षार का जो है परिभाषा आप लोगों को पता चला। क्या बताना है कि वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कसैले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब उसके बाद में क्षार की पहचान हम लोग कैसे करें? अब समझ लीजिए, ये क्या है? लाल लिटमस पेपर हमने लिया। क्या लिया? लाल लिटमस पेपर। और ये विलयन है और इसमें क्या किया? हमने इस लिटमस पेपर को डाल दिया। ये क्या है? लाल है। तो जैसे ही इस विलयन में, किसमें, कौन सा विलयन है? क्षार का विलयन। जैसे ही लाल पेपर को, लिटमस पेपर को हम लोग क्षार में डालते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है? नीले रंग में चेंज हो जाता है। किसमें? नीले में। तो उसके नीचे पॉइंट में आप लोगों को लिखना है कि लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को किसमें डालते हैं? क्षारीय विलयन में। क्षारीय विलयन में डालने पर इसका रंग क्या हो जाता है? इसका रंग नीला हो जाता है। नीला हो जाता है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अगर क्षार की पहचान करना है तो हम लोग क्या ले? लाल लिटमस पेपर ले और क्षारीय विलयन में हम लोग डाल दे रहे हैं तो उसका रंग किसमें चेंज हो जाएगा? नीले में। तो ये इससे क्या पता चलता है कि ये जो विलयन है, कौन सा विलयन है? क्षारीय विलयन है। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या था? लुईस था। क्या नाम था? लुईस। लुईस ने क्या बताया था? लुईस ने, जो लुईस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि क्षार जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। ये जो क्षार होता है, क्या? क्षार इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अब उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? ब्रास्टेड लॉरी नाम था। क्या नाम था? ब्रास्टेड लॉरी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि क्षार प्रोटॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्षार जो है प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यह अवधारणा किसने दिया था? ब्रास्टेड लॉरी ने। ब्रास्टेड लॉरी ने क्या बताया कि क्षार क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? प्रोटॉन को। फिर उसके बाद में आर्हीनियस ने क्या बताया था? हेडिंग डाल दीजिए, आर्हीनियस। आर्हीनियस वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? आर्हीनियस। आर्हीनियस आए तो इन्होंने क्या बताया
कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, OH माइनस आयन देते, OH माइनस आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? नोट्स भी आप लोगों को साथ में बनाते रहना है। क्षार का परिभाषा आर्हेनियस ने क्या बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, मतलब जलीय विलयन में अगर उस पदार्थ को हम लोग डाल दें तो कौन सा आयन दे, OH माइनस आयन देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर NaOH दिया, NaOH। अब इसको हम लोग जलीय विलयन में डाल रहे हैं, तब क्या हुआ, NaOH है तो Na प्लस में टूट जाता है और OH माइनस में। कौन सा आयन दे रहे हैं, OH माइनस, इसीलिए ये क्या है, क्षार है। क्षार को पहचानना कैसे जाए, इसको जो है ये समझ ले, लास्ट में OH समूह क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, क्षार। ये कौन सा आयन दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, क्षार है। दूसरा KOH, अब K प्लस में टूटता है OH माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है, क्षार की अपक्रिया अगर हम लोग किसके साथ में, धातु के साथ में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। हेडिंग डाल दीजिए क्या, क्षार की अपक्रिया धातु के साथ में कराने पर। हेडिंग डालना है क्या, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर, धातु के साथ कराने पर। क्षार का डिफिनीशन अभी हमने बताया कि NaOH ये सब क्या होता है, क्षार। अब देखो उसके बाद में हमने यह क्या लिया, जिंक, जेडियन हमने लिया, और धातु यानी कि क्षार क्या होता है, NaOH होता है। इसका जो है ये क्या है, धातु, यानी कि क्षार है, ये क्या है, धातु है। यानी कि क्षार का जो कैसे पहचाने हम लोग, अगर यानी कि OH माइनस आयन दे रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, क्षार। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 अणु लगाया। अब जब हम लोग क्षार को किससे अपक्रिया कराते हैं, धातु से कराते हैं, किससे, धातु से कराते हैं, तब क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर जेडियन, ये क्या है, जिंक पहले से ही ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर Na की संख्या कितनी, 2, Na2, और फिर उसके बाद में जेडियन। अब बच क्या रहा है, वो की संख्या कितनी है, 2, वो 2 हुआ, फिर प्लस यहाँ पर यश की संख्या आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यश की संख्या कितना है, 2 है। तो इसको कैसे लिखना है कि धातु की अपक्रिया क्षार के साथ में करवाने पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। यानी कि ये तीर हमने लगाया, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये समझ लीजिए, अगर हम लोग धातु ले रहे हैं और क्षार ले रहे हैं, दोनों को आपस में मिक्स करवा रहे हैं, अपक्रिया करवा रहे हैं, तो तुरंत उससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर गैस बन करके निकल जाती है। अब इसको लिखना कैसे है कि जब धातु की अपक्रिया, किसकी, धातु की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, क्षार के साथ में, क्षार के साथ कराते हैं तो क्या मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक?
आप लोगों को क्या करना है, नोट्स भी साथ में बनाते रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है कि अधात्विक ऑक्साइड की अवक्रिया अगर हम लोग किसके साथ में करवाएं, क्षार के साथ में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। हेडिंग डाल दीजिए क्या, अधात्विक ऑक्साइड की अवक्रिया क्षार के साथ में कराने पर। हेडिंग डालना है अधात्विक ऑक्साइड की अवक्रिया क्षार के साथ कराने पर, क्षार के साथ कराने पर। अब यहां पर हमने क्या लिया, अधात्विक ऑक्साइड, क्या, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड लिया और फिर उसके बाद में क्या किया गया, क्षार को मिक्स किया हमने, किसको, क्षार को। तो इसकी अवक्रिया जब हम लोग करवाते हैं तो प्राप्त क्या होता है, लवण प्राप्त होता है और फिर प्लस जल प्राप्त होता है। समझ में आया, मतलब अगर हम लोग अधात्विक ऑक्साइड की अवक्रिया क्षार के साथ में करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। रिएक्शन भी आप लोग लिख लीजिए, कैसे, यहाँ पर 2NaOH है, मतलब ये क्षार हुआ, फिर प्लस अधात्विक ऑक्साइड CO2, मतलब ये अधातु है कार्बन, तो अधात्विक ऑक्साइड हुआ और इसकी अपक्रिया अगर हम लोग करवा रहे हैं तो ये क्या प्राप्त होगा, Na2 की संख्या कितनी है, Na की सोडियम की संख्या कितना, 2 और CO3 यहाँ पर 2 था और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ तो CO कितना हो गया, 3। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन कितना बच रहा है, 2 1 3 ऑक्सीजन हमने लिख दिया और टोटल यहाँ पर कितना था, 2 2 4 ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, हाइड्रोजन 2, तो ये क्या प्राप्त हुआ, H2O। तो इसको लिखना कैसे है कि अधात्विक ऑक्साइड की अवक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। लिख लीजिए आप लोग, कैसे लिखना है, अधात्विक ऑक्साइड की अवक्रिया की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है सूचक, क्या डालना है, सूचक। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सूचक। हेडिंग आप लोगों को क्या डालना है, सूचक। तो ये जो है सूचक क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। सूचक का काम यही होता है कि कोई धातु है, मतलब अम्ल है और क्षार है और लवण है, तो तीनों एक यानी कि 3 बीकर में रखे हुए हैं, तो उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो सूचक का काम यही होता है, अम्ल और क्षार की ये जो है पहचान करता है। समझ में आया, सूचक का काम क्या होता है, ये अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। फिर इसका डिफिनीशन कैसे लिखना है कि ऐसे रंजक, सूचक का डिफिनीशन, ऐसे रंजक जिनका रंग, ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें अम्लीय तथा क्षारीय
विलयन में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक का डेफिनेशन मतलब कि ऐसे रंजक जो अम्लीय विलयन में अगर हम डाल रहे हैं तो उसका रंग अलग, और क्षारीय विलयन में डाल दें तो उसका रंग अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, सूचक कहते हैं। और एक पॉइंट में इसका डेफिनेशन लिख दीजिए कि ये जो सूचक होते हैं, मतलब इधर पहले समझ लीजिए, अगर हम लोग इसमें समझ लीजिए ये अम्ल भरा रखा हुआ है इसमें, और इसमें क्या है, क्षार है। तो अगर हम लोग लिटमस पेपर लेते हैं, और लिटमस पेपर कौन से रंग का है, नीले रंग का, नीले रंग का लेते हैं और इसमें डाल दे रहे हैं, तो नीले रंग का लिटमस पेपर लाल रंग में चेंज हो जाता है। तो इससे पता क्या चलता है कि ये क्षार है, अम्ल है। और फिर यही लाल रंग वाला जो प्राप्त हुआ, लाल रंग वाले लिटमस पेपर को फिर क्षार में अगर हम लोग डाल दें तो इसका रंग किसमें चेंज हो जाएगा, नीले में चेंज हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है विलयन कौन सा है, क्षारीय विलयन। समझ में आया। और उसके बाद में लिखना है कि जो सूचक होते हैं, सूचक अम्ल तथा क्षार की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, पहचान करते हैं। समझ में आया। फिर उसके बाद में हेडिंग डाल देना है सूचक के प्रकार। क्या हेडिंग डालना है, सूचक के प्रकार। आप लोगों को हेडिंग डालना है सूचक के प्रकार, हेडिंग डालना है। तो सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक जो होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा कृत्रिम सूचक, और तीसरा क्या होता है, गंधीय सूचक। क्या होता है, गंधीय सूचक। फिर 1 नंबर पॉइंट वाला आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। अब ये जो होता है प्राकृतिक सूचक, क्या होता है कि ऐसे सूचक जो प्रकृति के द्वारा यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। डिफिनीशन भी आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिए। कैसे लिखना है कि ऐसे सूचक, कैसे, ऐसे सूचक जो प्रकृति द्वारा, इसके द्वारा, प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कौन सा सूचक कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। जैसे मेथिल ऑरेंज हुआ, और ये जो प्राकृतिक सूचक में आप लोगों को क्या लिखना है, प्राकृतिक सूचक में ऐसे सूचक जो प्रकृति के द्वारा मतलब पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को नीला लिटमस पेपर और मेथिल ऑरेंज लिख लेना है। क्या लिखना है, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आप लोग डाल दीजिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप लोगों को प्राकृतिक सूचक में क्या लिखना है, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर और लाल पत्ता गोभी। क्या, लाल
पत्ता गोभी, ये सब कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। अब नीले लिटमस पेपर से कैसे पहचान करते हैं कि ये लाल यानी कि अम्ल है कि क्षार है, अभी हमने आप लोगों को बताया है। फिर नेक्स्ट में 2 नंबर पॉइंट में आप लोग डाल दीजिए क्या? कृत्रिम सूचक। क्या डालना है? कृत्रिम सूचक। 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या? कृत्रिम सूचक। हेडिंग डाल दीजिए कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक का डिफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि ऐसे सूचक, क्या लिखना है? ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। किसमें? प्रयोगशाला में बनाया जाता है, बनाया जाता है, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। मतलब जिस सूचक को हम लोग किसमें बनाते हैं? प्रयोगशाला में, तो उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम सूचक। और सूचक का काम तो हमने बताया है क्या होता है इसका कार्य। सूचक जो होता है अम्ल और क्षार का पहचान करता है। अम्ल क्षार की कैसे पहचान करता है? मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड जो है कौन सा सूचक है? कृत्रिम सूचक। एग्जाम्पल में मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड, मेथिल रेड, ये सब कौन सा सूचक है? कृत्रिम सूचक। अब नेक्स्ट में 3 नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है। क्या डालना है? गंधीय सूचक डालना है। क्या डालना है? गंधीय सूचक। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। तो इसमें लिखना है प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े क्या है? गंधीय सूचक है। लिख लीजिए कैसे लिखना है कि प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े गंधीय सूचक होते हैं। कौन सा सूचक? गंधीय सूचक होते हैं। अब एग्जाम्पल में आप लोग कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल में समझा रहे हैं आप लोग। मतलब प्याज के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, मतलब हमने यहाँ पर लिया क्या? प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, और इसको क्या किया? इसका एक प्रकार से रस बनाया गया, और रस बनाने के बाद में इस रस को कपड़े में हम लोग भिगो देते हैं। मतलब कपड़ा लेते हैं और कपड़ा लेने के बाद में कपड़ा को इस रस में भिगो दें, और कपड़े को भिगोने के बाद में अब क्या करें? इसको हम लोग इस वाले कपड़े को किस में डाल दें? क्षारीय विलयन में। किस में डालें? क्षारीय विलयन में डाल दें। इसमें क्षारीय विलयन में, और क्षारीय विलयन में जैसे ही डालते हैं तो प्याज में की गंध जो कपड़े से आती है वो तुरंत उसकी गंध क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसकी गंध समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर उसी वाले कपड़े को हम लोग लेते हैं, और लेने के बाद में किसको लिए? हम जो प्याज का कटा हुआ छोटा टुकड़ा लिया था उसको निचोड़े, रस प्राप्त हुआ, और रस प्राप्त होने के बाद में क्षार का विलयन हमने ले लिया, और क्षारीय विलयन में उस वाले कपड़े को हमने डाल दिया, और डालने के बाद में उसको बाहर निकाला गया तो उसका गंध क्या हुआ? समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में वही कपड़ा लिया गया, और कपड़ा लेने के बाद में
क्या किया गया, अम्लीय विलयन में डुबा दिया गया। जिसमें अम्लीय विलयन में, और अम्लीय विलयन में जैसे ही हम लोग उसको डुबोते हैं तुरंत प्याज की गंध क्या हो जाती है, आने लगती है। प्याज की गंध आने लगती है। आप लोग नीचे एग्जाम्पल में लिख भी लीजिए कैसे लिखना है कि कपड़े को प्याज के रस में डुबोने पर, भिगोकर क्षारीय विलयन में डुबोते हैं तो प्याज की गंध समाप्त हो जाती है। फिर उसी वाले कपड़े को हम लोग लेते हैं और लेने के बाद में उसको हम लोग किसमें डुबोते हैं, अम्लीय विलयन में डुबोते हैं। तो अम्लीय विलयन में डुबो देते हैं तो प्याज की गंध आने लगती है। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10th क्लास में उनको भी बताइए कि हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।